जैसी करनी वैसी भरनी भाग 7। बहुत ही खुशी की बात थी। ज्योति का रिश्ता तय हो गया था। सालू जी तो ज्योति के रिश्ते का सुनते ही चली आईं। बहुत बहुत मुबारक हो मंजू, ज्योति का रिश्ता पक्का हो गया। सालू जी ने मंजू जी को मुबारकबाद देते हुए कहा। ज्योति किचन में से जल्दी से रसमलाई लेकर आ गई। मंजू जी ने सालू जी को मुंह में रसमलाई देते हुए कहा, लो मुंह मीठा करो। मोना को जब ज्योति के रिश्ते का पता चला तो उसने भी ज्योति को फोन करके मुबारकबाद दी। अगर कोई घर में कोई ज्योति का रिश्ता होने पर खुश नहीं था तो वह थी सुजाता। सुजाता बहुत ज्यादा परेशान थी कि अब कुछ टाइम बाद ज्योति की शादी भी हो जाएगी। उसने अपनी माँ को भी फोन करके बताया कि ज्योति का रिश्ता पक्का हो गया है। नीलम जी ने यही कहा कि अभी तो रिश्ता पक्का हुआ है, कोई शादी थोड़े ना हो गई है जो तू इतना परेशान हो रही है। माँ, रिश्ता हो गया है तो शादी भी हो ही जाएगी ना। सुजाता ने कहा, तू धैर्य रख, अभी शादी में काफी वक्त है, आगे भगवान की मर्जी, वह जो चाहेगा वही होगा। नीलम जी ने सुजाता को समझाते हुए कहा। महेश, उमेश, अलका, आशा जी और उनके पति राजीव जी मंजू जी के यहाँ आए थे। आज आशा जी ने ज्योति के लिए रिश्ते की बात कर ही दी, लेकिन उनको ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ और खास तौर से महेश तो पूरे तरीके से टूट गया। ज्योति का रिश्ता हो चुका है। जब मंजू जी ने उन्हें बताया, महेश को लग रहा था कि ये सब उसी की गलती है। उसी ने बहुत ज्यादा टाइम कर दिया ज्योति के लिए रिश्ता लाने में। अपने आप पर आज उसे बहुत पछतावा आ रहा था, क्यों उसने इतना वक्त लगा दिया इस काम में। अलका को पता था कि महेश ज्योति को पसंद करता है, इसीलिए अलका भी बहुत उदास हो गई थी। वहीं ज्योति के दिल में भी कुछ तो जरूर टूटा था। काश महेश, ये रिश्ता तुम पहले ही लेकर आ जाते, ज्योति ने एक बार मन में सोचा था। मगर जल्दी ही ज्योति ने इस बात से अपने दिल को सुकून दे लिया था कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। क्या पता मेरे नसीब में यही रिश्ता हो। वैसे भी ज्योति संस्कारी लड़की थी। प्यार मोहब्बत इन सब के चक्कर में वह नहीं पड़ती थी। केवल मन ही मन में वह महेश को कब पसंद करने लगी थी उसे खुद को भी पता नहीं चला था। लेकिन वह जानती थी कि अब उसका रिश्ता विनय से पक्का हो चुका है और एक दिन उसकी शादी भी उसी से हो जाएगी। इसीलिए वह विनय के प्रति पूरी ईमानदार ही रहना चाहती थी। वह दिल में महेश को रखकर विनय से रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। जल्दी ही उसने महेश का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। उसने किसी को भी, यहाँ तक कि अपनी माँ तक को भी ये नहीं एहसास होने दिया कि उसे महेश पसंद था या महेश का रिश्ता आया तो उसे दुख हुआ, तकलीफ हुई। मोना और कमलेश अपने हनीमून से वापस आ चुके थे। मीना जी यूं तो बहुत ही अच्छी औरत थीं, लेकिन वह बहुत ज्यादा ही उसूलों वाली थीं। जिस तरह की जिंदगी उन्होंने जी थी, वह चाहती थी कि मोना भी उसी तरह की जिंदगी जिए। मोना को रोज सवेरे 5 बजे उठना पड़ता था, जबकि कोई काम घर में इतना होता नहीं था इसके लिए इतनी जल्दी उठा जाए। लेकिन मीना जी खुद भी 5 बजे उठ जाती थीं और उन्होंने साफ तौर पर मोना को भी कह दिया था कि बहू 5 बजे ही उठ जाना। नहा धोकर मीना जी पूजा करती तो साथ में मोना को भी जरूर बुलाती। उसके बाद दोनों टहलने जाती। मोना का दिल नहीं होता तो भी मीना जी के साथ उसे जाना ही पड़ता। 6:30 बजे दोनों टहल कर आती। उसके बाद मोना चाय बनाती। मोना की आदत थी सुबह उठते ही चाय पीती थी, लेकिन यहाँ उठने से इतनी देर बाद चाय मिलती थी। चाय पीने के बाद फिर वह नाश्ते की तैयारी में लग जाती थी। मीना जी ने उसको नाश्ते के लिए भी कह रखा था कि रोज हल्का फुल्का नाश्ता बनाना, लेकिन नए नए आइटम बनाना। एक जैसा नाश्ता भी रोज नहीं खाया जाता। जैसे कभी सैंडविच बना लिए तो कभी आमलेट और पराठा बना लिया, कभी हलवा बना लिया, कभी पोहे, इसी तरह कभी कुछ कभी कुछ। मोना अपने घर में रोज सवेरे 7 बजे उठ जाती थी, लेकिन यहाँ तो उसे 2 घंटे पहले उठना पड़ता था। फिर वह टहलने भी जाती थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ी थकान भी होने लगती थी। 8 बजे तक सभी लोगों का नाश्ता हो जाता था। उसके बाद दोनों सास बहू मिलकर साफ सफाई का काम करती थीं। मीना जी ने पूरी तरह से काम मोना पर नहीं छोड़ा था। वह खुद भी मोना के साथ काम में लगी रहती थीं। इतने बड़े घर की साफ सफाई करते करते मीना जी और मोना को 11 बज जाते थे। मीना जी मोना से कहती, मुझे काम वाली की साफ सफाई पसंद नहीं आती है, इसीलिए मैं काम वाली से साफ सफाई का काम नहीं करवाती हूँ। उनका क्या है, ऊपर ऊपर से साफ सफाई करके चली जाती हैं। हाँ, बर्तन जरूर काम वाली आकर धो दिया करती थी, जबकि सालू जी के यहाँ साफ सफाई का काम भी काम वाली ही करती थी और बर्तन वगैरह का काम भी काम वाली ही किया करती थी। खाना बनाने का काम ज्यादातर सालू जी कर लिया करती थी। मोना को आता तो सारा काम था, हर काम में वह भी परफेक्ट थी,
लेकिन कभी घर पर इतना काम किया नहीं था। यहाँ तक कि सालू जी ने वॉशिंग मशीन में भी कभी मीना को कपड़े धोने नहीं दिए थे। सालू जी खुद ही वॉशिंग मशीन में कपड़े धोया करती थीं। यहाँ मोना को सबके कपड़े भी धोने पड़ते थे। कपड़े तो वो वॉशिंग मशीन में ही धोती थी, लेकिन फिर भी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में से निकालना, उन्हें छत पर सुखाकर आना, सब मोना को करना पड़ता था। साफ सफाई के बाद उसे वॉशिंग मशीन चालू करनी पड़ती थी। कपड़ों की धुलाई के बाद फिर उसे खाना बनाने में लगना पड़ता था। मीना जी उसका साथ दिलवाती थी काम में, लेकिन फिर भी मोना की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती थी। सब काम में फ्री होते होते दोपहर के 3 बज जाते थे। तब मीना जी कहती थीं कि जाओ मोना, थोड़ी देर आराम कर लो, और वह खुद भी अपने कमरे में जाकर आराम करती थीं। 1 घंटा ही मिलता था केवल आराम के लिए। 4 बजे उठकर सबको दोपहर की चाय चाहिए रहती थी। जब तक कमलेश था तब तक तो वह खुश रही, क्योंकि एक पति का साथ तो औरत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन कमलेश के जाने के बाद वह बहुत उदास रहने लगी। मीना जी ने जब उसे इस तरह उदास देखा तो कहा, जाओ थोड़े दिन अपने मायके रह आओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं तुम्हारे ससुर जी से कहती हूँ, वह तुम्हें छोड़ आएंगे। मीना जी ने जब त्यागी जी से बात की कि बहू को कुछ दिन मायके छोड़ आओ, कमलेश के जाने के बाद वो उदास है, तो त्यागी जी ने कहा, इस तरह उदास होने से क्या होगा। कमलेश के बिना उसे अभी तो पूरे 2 साल गुजारना है, और अपने मायके में भी कब तक रह लेगी। बहू को थोड़ा समझाओ कि इस तरह उदास होकर ना रहे। ठीक है, अभी अभी कमलेश गया है तो थोड़े दिन के लिए बहू भी मायके रहकर आ जाएगी, तो उसे अच्छा लगेगा। उसे कहो कि तैयार हो जाए, मैं छोड़ आता हूँ। मीना जी ने मोना को कहा कि मोना जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें अपने मायके छोड़ आएंगे। और हाँ मोना, जल्दी आ जाना, हमें भी अकेले अच्छा नहीं लगेगा। मीना जी ने मोना को गले लगाते हुए बड़े प्यार से कहा। मोना को देखकर सालू जी बहुत खुश हुई। उन्हें भी मन ही मन में ये तो हो रहा था कि अब कमलेश चला गया है तो मोना उदास भी होगी। थोड़े दिन यहाँ आकर रह लेती तो उसका मन बहल जाता, मगर उन्होंने मीना जी से ये बात करना उचित नहीं समझी। अब वही मोना का घर है, उसका दिल तो उसे वहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन आज उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी कि मीना जी खुद ही इतनी समझदार हैं कि उन्होंने मोना को अपने आप ही आगे रहकर मोना को भेज दिया। मंजू जी ने ज्योति से कहा, मैं जरा सालू जी के यहाँ होकर आती हूँ, थोड़ा बाहर घूम भी लूंगी और सालू जी से मिल भी लूंगी। अच्छा माँ, आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूँ? ज्योति ने मंजू जी से पूछा। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, तुम अपना काम करो, कहकर मंजू जी अपनी व्हील चेयर चलाकर बाहर आ गईं। सालू जी भी बाहर बरामदे में हवा में बैठी थीं। उनके पास ही मोना भी बैठी थी। अरे मोना बेटी, तुम कब आई? मंजू जी ने मोना को देखकर पूछा। आंटी, आज सुबह ही आई हूँ, मोना ने हंसते हुए जवाब दिया। आंटी ज्योति को भी ले आती, हम दोनों भी एक दूसरे से मिल लेते, मोना ने कहा। वह जरा किचन के काम में बिजी है, ऐसा करना कि तुम ही आ जाना उससे मिलने, मंजू जी ने कहा। जी आंटी, जरूर आऊंगी, सालू जी ने काम वाली बाई विनीता को आवाज दी। तो मंजू जी ने कहा, तुम कोई तकलीफ मत करना सालू। अच्छा, जब मैं आती हूँ तब तो तुम बिना तकलीफ के जैसे मान ही जाती हो, ज्योति भी और तुम भी। जिस तरह तुम मुझे जबरदस्ती खिलाती पिलाती हो, दोनों माँ बेटियाँ, उसी तरह यहाँ भी जबरदस्ती तुम्हें खाना पीना पड़ेगा, सालू जी ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा। और मोना बेटी, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है? मंजू जी ने मोना से पूछा। आंटी, बाकी सब तो ठीक हैं, बस 5 बजे सवेरे उठना पड़ता है और फिर मम्मी जी के साथ मुझे टहलने भी जाना पड़ता है। बस मैं थोड़ा थक जाती हूँ। फिर घर की साफ सफाई हम दोनों सास बहू मिलकर ही करते हैं। वह साफ सफाई के मामले में काम वाली पर भरोसा नहीं करती हैं। उनका कहना है कि काम वाली ऊपर ऊपर सफाई करके चली जाती है। आंटी, वैसे तो वह मेरा हर काम में साथ दिलवाती हैं, लेकिन घर की बहू मैं हूँ तो मुझे ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इतने बड़े घर की साफ सफाई में भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। फिर उसके बाद आराम करने का समय भी सिर्फ 1 घंटा मिलता है, वह भी दोपहर को 3 बजे, जब मम्मी जी खुद भी आराम करने अपने कमरे में चली जाती हैं। मोना ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, कुछ समय हो जाने के बाद तुम्हारी सवेरे 5 बजे उठने की बिल्कुल आदत सी पड़ जाएगी, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अभी शुरू शुरू में तुम्हें दिक्कत आ रही है, और बेटा काम की तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे वक्त के साथ सब बदल जाता है। जब तुम माँ बन जाओगी, जब तुम्हारे कोई छोटा बेबी आ जाएगा, तो मीना जी को खुद ही लगेगा कि नहीं, अब ये बेबी को संभालने के चक्कर में इतना काम नहीं कर पाएगी, वो खुद ही काम वाली से साफ सफाई भी करवा लिया करेंगी। मंजू जी ने उसे समझाते हुए कहा।
मोना इस बात पर कुछ नहीं बोली। मंजू जी घर आकर सोच रही थीं कि अगर भगवान बेटी दे तो बेटी के नसीब भी अच्छे दे। इसी बात की चिंता मंजू जी को भी लगी रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दोनों बेटियों को भी कोई दुख उठाना पड़े। नसीब को किसने देखा है, ना जाने इनके नसीब कहाँ और कैसे। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। आगे भगवान की मर्जी। महेश इतना उदास होने से, इतना दुख मनाने से कुछ नहीं होगा। अलका भाभी ने महेश के पास आकर बोला, जो कि बहुत ज्यादा चुपचाप और उदास अपने बेड पर बैठा हुआ था। अलका भाभी से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती थी। क्या करूं भाभी, मुझे अपने आप में शर्मिंदगी और दुख हो रहा है कि क्यों मैंने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया, क्यों मैं जल्दी ज्योति के लिए रिश्ते की बात नहीं कर पाया। देखो महेश, ये सब तो नसीब की बातें होती हैं। हो सकता है कि ज्योति का नसीब किसी और के साथ जुड़ा हो और तुम्हारा नसीब किसी और के साथ। अलका ने महेश को समझाते हुए कहा। तो महेश बहुत ही परेशान होकर कहने लगा, ज्योति के नसीब का तो पता नहीं भाभी, लेकिन अब मेरा नसीब किसी और के साथ नहीं जुड़ा है। मैं ज्योति को स्कूल के दिनों से ही पसंद करता था, लेकिन उससे कह नहीं पाया, लेकिन अब उसे भुला भी नहीं पाऊंगा। नहीं महेश, ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं, किस्से कहानियों में अच्छी लगती हैं, ऐसा असली जिंदगी में नहीं होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ज्योति से भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। अलका ने कहा तो महेश चुप हो गया। उसने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। मम्मा, हमें ज्योति बहुत ही पसंद है। अब ज्योति ही हमारे भाई विनय की दुल्हन बनेगी। पारुल ने चित्रा जी से कहा तो पारुल ने भी कहा, हाँ मम्मा, हमें ज्योति बहुत ही पसंद आई है। उसका नेचर तो बहुत ही अच्छा है। आजकल की लड़कियों जैसी ज्योति बिल्कुल भी नहीं है। उसमें समझदारी और सुघड़ता भी बहुत है। सच है, आजकल के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है जो इतनी कम उम्र में भी इतनी समझदार हो, घर गृहस्थी का उसे इतना ज्ञान हो, इतनी सादगी से रहती हो। चित्रा जी ने भी दोनों बेटियों की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मम्मा अब जल्दी ही ज्योति और सलोनी दोनों को ही दुल्हन बनाकर घर ले आओ। दोनों बहुएं घर में रहेंगी तो आपका भी दिल लगा रहेगा। पायल ने चित्रा जी से कहा, हाँ बेटा, तुम सही कहती हो। मैं जल्दी ही सावित्री जी से और मंजू जी से शादी की बात करूंगी। नायरा की ननद, जो कि सावित्री जी के शहर में ही रहती थी, अंकिता, उसके देवर सुनील की शादी थी। नायरा को तो शादी में जाना ही था क्योंकि सगी ननद थी। अंकिता ने नायरा के घर नीलम जी को भी काट दिया था और नीलम जी को बहुत ज्यादा फोर्स भी किया था कि आप भी शादी में जरूर आना। नायरा भी नीलम जी के पीछे पड़ने लगी कि आप शादी में जरूर चलो, वरना अंकिता दीदी को बुरा लग जाएगा। आप हमारे साथ ही चलो माँ, हम लोग हमारी गाड़ी से ही जाएंगे। मेरी सासू जी बिंदिया देवी भी जाएंगे, उनसे आपको कंपनी भी मिल जाएगी, आप बोर नहीं होगी। नायरा ने नीलम जी को इतना फोर्स किया तो नीलम जी भी जाने को राजी हो गईं। अरे नीलम जी, आप भी यहाँ शादी में? सावित्री जी भी, क्योंकि अंकिता के देवर की शादी में आए थे तो नीलम जी को भी देखकर उन्होंने नीलम जी से पूछा, अरे सावित्री जी आप? हाँ, मेरी बेटी नायरा के ननद अंकिता के देवर की शादी है। उसने मुझे भी बहुत फोर्स किया था कि आंटी आप जरूर आना, इसीलिए मुझे आना ही पड़ा। सावित्री जी ने नीलम जी से कहा, और कैसी हो, आपकी सारी बेटियां कैसी हैं? जी भगवान की कृपा है, सभी बेटियां भी ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ, नीलम जी ने जवाब दिया। और फिर सावित्री जी से पूछा, आप कैसी हो, आपकी बेटी सलोनी कैसी है? बहन नहीं आई शादी में? मैं ठीक हूँ, सलोनी भी ठीक है, लेकिन सलोनी के सास और ननद, बाकी सब लोग भी इस शादी में शामिल होंगे, इसीलिए सलोनी साथ में नहीं आई। सावित्री जी ने कहा, अच्छा अच्छा, उसके ससुराल वालों की कोई रिश्तेदारी होगी इधर? नीलम जी ने पूछा। हाँ, चित्रा जी की बहन भावना जी का लड़का है सुनील। सावित्री जी के मुंह से चित्रा जी की बहन का लड़का है सुनकर नीलम जी बहुत खुश हुई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई, मतलब हमारी नायरा की ननद अंकिता चित्रा जी की बहन की बहू है। चलो ये भी अच्छा है, आज ही मालूम हुआ मुझे तो ये। नीलम जी के चेहरे पर खुशियां बरस रही थीं और उसी रिश्ते से मैं भी यहाँ शादी में शामिल होने आई हूँ, क्योंकि चित्रा जी मेरी समधन हैं, तो उनके बहन के लड़के की शादी में आना तो जरूरी था। सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, चलो आओ, मैं तुम्हें चित्रा जी से मिलवाती हूँ और विनय को भी दिखाती हूँ, जो अब अपनी ज्योति का होने वाला पति है। सावित्री जी ने कहा और फिर नीलम जी को साथ लेकर चित्रा जी के पास आ गईं। चित्रा जी, इनसे मिलो, यह है सुजाता की मम्मी, आपकी बहन की बहू अंकिता की ननद नायरा की मम्मी नीलम जी। सावित्री जी ने पूरा रिश्ता बताना उचित समझा चित्रा जी को याद दिलाने के लिए। अच्छा अच्छा, रिश्ता तो पता है, लेकिन आपको देखा भी आज ही है और मिली भी आज ही हूँ,
चित्रा जी ने कहा, हाँ, जहाँ आपने ज्योति का रिश्ता किया है वहाँ मेरी बेटी दिली हुई है सुजाता। नीलम जी ने कहा, सावित्री जी को प्रमोद बुलाने आया था, इसीलिए वह उसके साथ चली गईं। आप दोनों बैठकर बातें करिए, मैं अभी आती हूँ। प्रमोद की बात सुनकर अब तो नीलम जी को अच्छा मौका मिल गया था। जो कुछ करना था इसी दरमियान करना था, वरना सावित्री जी फिर से आ जाती तो वह कुछ भी नहीं कर पाती। ज्योति बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी बेटी की तो ननद है, तुम्हें तो पता ही होगा। चित्रा जी भी एक बार नीलम जी के मुंह से कुछ सुनना चाहती थीं कि नीलम जी क्या कहती हैं ज्योति के लिए। आखिर उनकी बेटी की ननद है, उन्हें तो बहुत कुछ मालूम होगा ज्योति के बारे में, मंजू जी के बारे में। जी जी, बहुत बढ़िया लड़की है। नीलम जी ने कुछ इस तरह चेहरे पर भाव लाते हुए कहा कि चित्रा जी को लगने लगा कि नीलम जी कुछ छुपा रही हैं। जिस तरह नीलम जी चालाक और चतुर थीं, उसी तरह चित्रा जी भी सीधी नहीं थीं। हमें तो ज्योति इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मेरी तो तीनों बेटियां कह रही हैं कि जल्दी से ज्योति को दुल्हन बनाकर ले आओ। बहुत ही समझदार और सीधी सादी लड़की है, बोलना तो जैसे उसने कुछ सीखा ही नहीं है, कितनी सीधी है। चित्रा जी जानती थीं कि सावित्री ज्योति की बुआ हैं और बुआ होकर सावित्री जी ज्योति के खिलाफ तो कुछ कहेंगे नहीं, तारीफ ही करेंगी। नीलम जी चुपचाप होकर उनका मुंह देखने लगीं तो चित्रा जी ने कहा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? अगर आप मुझसे ज्योति के लिए कुछ कहना चाहती हैं तो बेशक कह सकती हैं। मेरा वादा है, मैं किसी से नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल मत डरो। वैसे मैं भी आपसे जानना चाहती थी कि ज्योति कैसी लड़की है। आपसे बेहतर भला कौन बता सकता है। आपकी बेटी दिली हुई है वहाँ, बेटी को तो सब बातें पता होंगी। देखिए चित्रा जी, ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, मैं तो डरती भी हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई नाम आ जाए तो मेरी बेटी के ससुराल वाले हैं, फिर मेरी बेटी के साथ किसी तरह का झगड़ा हो। मेरी सुजाता तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सीधी है, वह इस तरह के लड़ाई झगड़े से बहुत ही ज़्यादा घबराती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि घर में किसी तरह का कोई क्लेश हो, इसीलिए बेचारी चुपचाप सब सहती है। नीलम जी ने बहुत ही मासूम सूरत बनाकर कहा तो चित्रा जी ने कहा, आपसे वादा करती हूँ आपका नाम बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगा। बस आप मुझे बताइए कि मंजू जी, ज्योति जी, घर वाले सब लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। देखो, मेरे बेटी की जिंदगी का सवाल है। जिस तरह बेटी को ससुराल वाले अच्छे नहीं मिलते तो बेटी की जिंदगी खराब होती है, उसी तरह बेटे के ससुराल वाले भी अच्छे होने चाहिए। ज्यादा तेज और खराब लोग मिलते हैं तो फिर दामाद को अपने काबू में कर लेते हैं और बेटी का घर भी कभी बसने नहीं देते हैं, बेटी को हमेशा ही उल्टी सीख देते रहते हैं। चित्रा जी ने परेशान होकर कहा तो नीलम जी ने कहा, विराट तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ज्योति और मंजू जी हमेशा ही विराट को भड़काती रहती हैं और सुजाता से लड़ाइयाँ करवाती रहती हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता अगर विराट सुजाता को समझे, उससे अच्छा व्यवहार करे। और दोनों माँ बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज हैं, काम तो ज्योति बिल्कुल भी नहीं करती है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए उसने घर का काम किया होगा। सारा काम मेरी सुजाता अकेली ही करती है और दोनों माँ बेटियाँ बैठकर खाते हैं, आराम करते हैं। क्या बताऊं चित्रा जी, मैं तो उस घर में अपनी बेटी को देकर ही पछताती हूँ। देखिए, आपने मुझसे वादा किया है, इसीलिए मैंने आपको सब सच बता दिया, लेकिन ये बातें सावित्री जी के सामने भी मत कहना, वरना वह जाकर मंजू जी से कहेंगे और मेरी बेटी का जीना दूभर हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नीलम जी, मैं किसी से कोई भी बात नहीं कहूँगी। चित्रा जी ने नीलम जी को यकीन दिलाया। सावित्री जी के आ जाने से दोनों ही चुप हो गईं। सावित्री जी ने नीलम जी से कहा, सुजाता नहीं आई क्या? सुजाता को कार्ड नहीं दिया गया था? नीलम जी ने फौरन झूठ बोलते हुए कहा, कार्ड तो दिया था लेकिन वह नहीं आ पाई। नीलम जी ने इसलिए झूठ बोला था ताकि चित्रा जी को लगे कि सही है, कार्ड मिलने के बाद भी बेचारी सुजाता नहीं आई, इसका मतलब ये है कि उसे आने नहीं दिया गया होगा। जबकि सच तो ये था कि अंकिता ने अपनी भाभी को और भाभी के घर वालों को ही बुलाया था शादी में। अंकिता ने अपनी भाभी नायरा की दूसरी बहनों को कार्ड दिया ही नहीं था। ज्योति, अब जल्दी ही तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, इसीलिए तुम्हारे लिए अब धीरे धीरे करके खरीदारी शुरू कर दूंगी ताकि कोई भी चीज भूल न जाऊं। मैं भी अपनी बेटी की शादी में सारे अरमान निकालूंगी, तुम्हें दहेज भी दिल खोल कर दूंगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखूंगी और तुम्हारी पसंद से ही कपड़े गहने सब बनवाऊंगी। मंजू जी ने खुश होते हुए ज्योति से कहा तो ज्योति ने शर्माकर निगाहें नीचे झुका लीं। दरवाजे के पास खड़ी सुजाता ने जब ये सुना तो मन ही मन कुढ़कर सोचा, हाँ हाँ, सब दे दो, सारा ससुर जी का मिला हुआ पैसा ज्योति की शादी में लगा दो, हमारा तो हक है ही कहाँ ससुर जी के पैसे पर। चित्रा जी ने अपने घर में जब नीलम जी की बात कही
तो सभी इस बात को लेकर चिंता में आ गए, क्योंकि जिस तरह की लड़की वाले चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा दामाद मिले जो समझदार हो, संस्कारी हो, फिर लड़के वालों की सोच तो और भी ज्यादा विस्तारित होती है। वो भी चाहते हैं कि बहू के रूप में उन्हें ऐसी लड़की मिले जो सबको निभाकर चले, सबसे प्यार और मोहब्बत से रहे, सबसे अच्छा व्यवहार करे, जो घर को जोड़े, जो हर बात से गुड़ी हो। रूपल ने कहा, माँ ऐसी तो नहीं लग रही थी वैसे वो लड़की। पारुल बोली, लगने से कुछ नहीं होता, ऐसे तो कोई भी चोर डाकू भी नहीं लगता। विनय भी ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया था। मम्मा मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, आप पूरी तरह से लड़की के बारे में जानकारी निकाल कर ही आगे का फैसला करना। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी होने वाली पत्नी आप सब बड़े लोगों का मान सम्मान करे, आप लोगों की इज्जत करे, घर में खुशियों का माहौल बनाए रखे, प्यार मोहब्बत बनाए रखे। मुझे उसकी तरफ से कभी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिले, सब लोग उसकी तारीफ ही करें। और जो लड़की घर में अगर अपनी भाभी को सुख नहीं दे सकी, जिसने अपनी बड़ी भाभी तक की इज्जत नहीं की, बड़ी भाभी से ही प्रेम मोहब्बत से नहीं रह पाई, तो वह आगे जाकर किसी को क्या सुख देगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा कि वह किसी को मान सम्मान देगी कि नहीं, या सबसे प्यार मोहब्बत से रहेगी कि नहीं। चित्रा जी, परेशान होकर मैं इस मामले में सावित्री जी से बात करती हूँ, नीलम जी का नाम नहीं आने दूंगी। नहीं मम्मा, आप सावित्री जी से कुछ नहीं पूछेंगी तो वह ज्योति की बुआ हैं, ज्योति के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगी। विनय से बड़े भाई अभय ने कहा, हाँ मम्मा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पायल ने भी अभय की हाँ में हाँ मिलाई। चलो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मम्मा, नेहा आंटी ने आपको एक रिश्ता और बताया था, यहीं इसी शहर में। पारुल ने कहा, हाँ बताया तो था, लेकिन हमें ज्योति पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने आगे बात नहीं की उनसे। चित्रा जी ने कहा, मम्मा एक बार हम उस लड़की को भी जाकर देख लेते हैं, यही इसी शहर की लड़की है, तो अगर जानकारी निकालनी पड़ी तो कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। रूपल ने कहा, हाँ मम्मा, दीदी ठीक कह रही हैं, हम एक बार जाकर इस लड़की को भी देख लेते हैं। पारुल ने रूपल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तो पायल बोली, हाँ मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लड़की ज्योति से भी अच्छी हो। विनय तुम क्या कहते हो? चित्रा जी ने विनय से पूछा। हाँ मम्मा, जैसी आप लोगों की इच्छा हो, मैं तो आप लोगों की खुशी में ही खुश हूँ, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को लड़की देखने की बात कही है। चलो ठीक है, तो मैं जाकर नेहा जी को खबर दे देती हूँ कि हम उस लड़की को देखने जाने के लिए तैयार हैं। इधर मंजू जी ज्योति की शादी के सपने संजो रही थीं, उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। सुजाता अपनी माँ नीलम जी से सब बातें सुनकर बहुत खुश थी। नीलम जी ने उसे यकीन दिलाया था कि ये रिश्ता अब नहीं होगा। मैंने चित्रा जी को पूरी तरीके से बोतल में उतार लिया है। मुझे वहीं पर लग गया था कि चित्रा जी पूरी तरीके से मेरी बातों में आ गई हैं, और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा नाम भी कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। तुम जानती हो बेटी कि मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेती हूँ। अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैंने अपना खेल खेल दिया है, अब देखो क्या होता है। नीलम जी बहुत ही शातिर औरत थीं, शतरंज की चाल की तरह चालें चलने में माहिर थीं। वह बिल्कुल भी नहीं सोचती थीं कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा करूंगी तो इसकी भगवान मुझे क्या सजा देगा। माँ, उन लोगों ने रिश्ता तो पक्का कर दिया था, बाकी उन लोगों का अभी तक फिर कोई जवाब नहीं आया कि वह लोग सगाई करना चाहते हैं या जल्दी ही शादी करेंगे। विराट ने मंजू जी से कहा, हाँ बेटा, सोच तो मैं भी यही रही थी कि ऐसा करती हूँ, सावित्री बुआ जी से बात करती हूँ कि वो गई थी उधर, क्या सोचा है उन लोगों ने, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा, आप सावित्री बुआ से बात करो, विराट ने कहा। तभी पिंटू की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। विराट जल्दी से दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ गया, क्योंकि आवाज वहीं से आई थी। ज्योति, सुजाता भी वहां पहुंच गई थीं। मंजू जी भी अपनी व्हील चेयर के सहारे चलती हुई आ गई थीं। सुजाता ने जब अपने बेटे पिंटू को सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ देखा और उसके माथे से खून बहता हुआ देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिंटू पिंटू। विराट ने पिंटू को गोद में उठाया। चोट ज्यादा नहीं थी, खून भी कम ही बह रहा था, मगर सुजाता घबरा बहुत ज्यादा गई थी, इसीलिए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। विराट ने उसे चुप रहने का इशारा किया। शांत हो जाओ सुजाता, बहुत ज्यादा चोट नहीं आई है पिंटू को, चलो पिंटू को लेकर पास ही के क्लिनिक पर चलते हैं, वहाँ ड्रेसिंग करवा लाते हैं, मामूली सी चोट है, ड्रेसिंग करवाना पड़ेगी, बस और कुछ नहीं, विराट ने सुजाता को दिलासा देते हुए कहा। और फिर दोनों पास ही के क्लिनिक पर पिंटू को लेकर चले गए। अरे क्या हुआ मंजू, तुम तीनों इतनी परेशान क्यों बैठी हो? सालू जी ने उन्हें परेशान बैठा देखकर पूछा। कुछ नहीं सालू, बस पिंटू को थोड़ी सी चोट लग गई थी, सुजाता और विराट ड्रेसिंग करवाने के लिए लेकर गए हैं, मंजू जी ने जवाब दिया। आओ तुम बैठो, मंजू जी ने फिर सालू जी से कहा। सालू जी ने बैठते हुए कहा,
क्या हुआ पिंटू को, कैसे चोट लग गई? शायद छत पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं लगी। शायद 2-4 सीढ़ियां ही चढ़ा होगा और गिर गया। मंजू जी ने बताया तो सालू जी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो मंजू, पिंटू अच्छा ही होगा। अभी विराट और सुजाता उसे लेकर आ जाएंगे। मोना चली गई सालू? मंजू जी ने सालू जी से पूछा। हाँ, वह तो 2-4 दिन पहले ही चली गई। गांव से मिलने उसकी बुआ आ गई थी, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। मीना जी ने उसको कहा था कि जल्दी आ जाना, हमें भी घर में अच्छा नहीं लगेगा। सालू जी ने मंजू जी को बताया। और ज्योति का रिश्ता पक्का हो गया? फिर आगे की क्या प्लानिंग की है? सगाई रख रही हो या जल्दी ही शादी का प्लान है? क्या कहा उन लोगों ने? सालू जी ने मंजू जी से पूछा। अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया सालू, मुझे खुद को ही चिंता हो रही है। मंजू जी ने जवाब दिया। अरे इसमें चिंता कैसी, सोच रहे होंगे कि रिश्ता तो पक्का हो ही गया है, सालू जी ने समझाते हुए कहा। तभी विराट और सुजाता पिंटू को लेकर आ गए। कैसा है पिंटू? विराट सालू जी ने पूछा। ठीक है, मामूली सी चोट लगी थी, ड्रेसिंग कर दी है, विराट ने कहा। ज्योति ने आगे बढ़कर पिंटू को गोद में ले लिया। छाया देखने में ज्योति जितनी सुंदर तो नहीं थी, रंग थोड़ा सांवला था, पर नैन नक्श इतने तीखे, बड़ी बड़ी कजरारी केरी के आकार की आंखें, लंबी पतली तीखी नाक, चेहरे पर इतनी कशिश की जो एक बार देखे दोबारा जरूर देखना चाहे। कमर के नीचे तक के घने बाल, जिनकी सलीके से उनमें एक लंबी चोटी बनाई गई थी। सादगी से भरपूर लेमन कलर के सूट में थी वो, बहुत ही प्यारी लग रही थी। बात करने का अंदाज ऐसा कि दिल चाहे उसी की बात सुने ही जाओ। मधुर आवाज कूट कूट कर उसमें सभ्यता और शिष्टता भरी हुई थी। सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़कर वो जब चित्रा जी, विनय, पारुल, रूपल और पायल के सामने आई तो सभी उसे देखते रह गए। भले ही ज्योति से ज्यादा रंग गोरा नहीं है, लेकिन ज्योति से कम भी नहीं है देखने में, चित्रा जी ने मन ही मन सोचा। नेहा आंटी भी साथ में ही थीं। उनके कहने पर छाया बैठ गई। छाया की मम्मी संगीता जी और छाया की भाभी रश्मि भी ही सलीके और कायदे की औरत थीं। बहुत ही कायदे से बैठी हुई बात कर रही थीं। उन दोनों के बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था। ये लोग ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, ठीक ठाक मीडियम कैटेगरी के लोग थे। छाया का बड़ा भाई गौतम और छाया के पापा अरविंद जी भी मौजूद थे। घर का रख रखाव भी बहुत अच्छा था, हर चीज करीने से रखी हुई थी, साफ सफाई भी चकाचक थी। सब लोग ही सादे सिंपल थे। छाया ने ग्रेजुएशन कर रखा था, उसकी एजुकेशन भी ज्योति से ज्यादा ही थी। कुल मिलाकर चित्रा जी, विनय और तीनों बेटियों ने यही निर्णय निकाला कि छाया के लिए हाँ कर देते हैं। हर बात में छाया ज्योति से बेटर ही है। हमारा भाई विनय इतना पढ़ा हुआ है तो उसके लिए ग्रेजुएट लड़की ही ठीक रहेगी। चित्रा जी समझदार औरत थीं। उन्होंने कहा कि अभी इतनी जल्दी हाँ नहीं करना चाहिए, 2-4 बार और पहले छाया से मुलाकात करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई जवाब देना उचित रहेगा। विनय भी अपनी माँ की बात से सहमत था। फिर ये तय हुआ कि अभी ना तो ज्योति के रिश्ते के लिए मना किया जाएगा, क्योंकि पहले छाया को पूरी तरह से 2-4 बार मिलकर और परख लेते हैं और देख लेते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय निकाला जाएगा। मोना सुबह 5 बजे उठी तो उसने देखा कि आज मीना जी अभी तक नहीं उठी हैं। उसको थोड़ी चिंता हुई कि रोज तो मम्मी जी उससे पहले उठ जाती थीं। फिर वह बाहर खड़े होकर सोचने लगी कि क्या करूं, मम्मी जी को उठाऊं या नहीं। अभी वह इस कश्मकश में ही थी कि मीना जी दरवाजा खोलकर बाहर आईं। आज तो मुझसे पहले उठ गईं। मीना जी ने मोना को देखकर कहा। हाँ मम्मी जी, मैं इसी चिंता में थी कि आपकी तबीयत तो खराब नहीं है जो आज आप अभी तक नहीं उठी। मेरी तबीयत ठीक है और तुम भी जाकर सो जाओ, मीना जी ने कहा तो मोना उनका हैरत से मुंह देखने लगी। और हाँ, कल से 5 बजे उठने की जरूरत नहीं है, कल से सुबह 8 बजे उठना, मीना जी ने आगे की बात जारी रखते हुए कहा। मोना हैरत से खड़ी मीना जी को देख रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जो मीना जी मुझसे नाराज होकर ये सब कह रही हैं। मीना जी ने उसकी सोच को जान लिया। उन्होंने मोना के हाथ पकड़े और प्यार से कहने लगी, यहाँ सभी 8 बजे सोकर उठते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें परखने के लिए 5 बजे उठने का कहती थी, और तुम्हारे साथ मैं भी 5 बजे उठ जाया करती थी। मुझे पता है तुम अपने घर 7 बजे उठती थी, और मुझे ये भी पता है कि तुम टहलने जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा की खातिर मेरे साथ चलती थी। तुम आकर थक भी जाती थी। तुम मेरी परीक्षा में पूरी तरह सफल उतरी हो। अब जाओ, जाकर सो जाओ और सुबह 8 बजे से पहले मत उठना, मीना जी ने प्यार से मोना को किस करते हुए कहा। आज सुजाता ने अपनी चारों बहनों को और घर वालों को खाने पर बुलाया था। आज सुजाता की काम करने की स्पीड भी बढ़ गई थी। उसने पहले ही विराट से कहकर सारा सामान मंगा लिया था
और ज्योति के साथ खुद भी किचन में लगी थी। ज्योति से भी बराबरी का काम करवा रही थी। नीलम जी को खाने में मिक्स वेज बहुत पसंद थी। नायरा को चना मसाला और सोयाबीन की बड़ी का पुलाव बहुत पसंद था। तो वही नताशा को मटर पनीर की सब्जी और सनाया को बेसन गट्टे की सब्जी साथ में मसाला छाछ बहुत पसंद थी। अनाया को शिमला मिर्ची आलू की सब्जी और सूप पसंद था। जीतू की भिंडी फ्राई आलू फ्राई उसके साथ पूरियां पसंद थीं। सुजाता सबका ही मन रखने के लिए सबकी पसंद की चीजें बना रही थी। वैसे भी कहते हैं ना कि जब मायके वाले आते हैं तो भले ही कितना ही खाना क्यों ना बनाना पड़े, औरत कभी भी नहीं थकती है। और ससुराल के अगर 2 इंसान भी आ जाएं तो उसे लगने लगता है कि बहुत काम आ गया है। वही हाल सुजाता का भी था। कुल मिलाकर 7 तरह की सब्जियां बन रही थीं। फिर एक पुलाव सूप मसाला छाछ अलग, पूरियां अलग, रोटी अलग बन रही थीं। आज सुजाता के न सर में दर्द था न कहीं और दर्द महसूस कर रही थी। मंजू जी ये देखकर सोच रही थी कि देखा अपने मायके वाले आ रहे हैं तो कितनी फुर्ती आ गई है सुजाता में। लेकिन फिलहाल चुप रहने में ही उन्होंने भलाई समझी। बिल्कुल खाने के वक्त पर ही सबकी हाजिरी हुई थी। मंजू जी सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ खाना खाने आए हैं। दोपहर से आ जाते, अपनी बहन से बेटी से बैठकर बातचीत भी कर लेते, काम से उसका हाथ भी बटा देते। जिस फुर्ती से सुजाता ने खाना बनाया था उसी फुर्ती से सब लोगों ने खाना भी खाया। खाने के लिए भी किसी ने न मंजू जी को पूछा न ज्योति दीप्ति को। विराट ने ही ज्योति दीप्ति और अपनी माँ मंजू जी को खाना खा लो आप भी कहकर खाने की टेबल पर बैठाया। खाना खाया पिया और सभी जाने के लिए उठ गए। सुजाता ने कहा भी कि थोड़ा देर रुको, एक तो तुम लोग आए भी इतनी लेट हो और अब जल्दी से जा भी रहे हो। सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया और सब लोग खाना खा पी कर चले गए। मोना जब 8 बजे सोकर उठी तो मीना जी ने कहा कि सबसे पहले नाश्ता बना लो। नाश्ता बनाकर खाने के बाद मोना ने साफ सफाई का काम शुरू किया। तो मीना जी ने कहा ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब काम वाली संगीता जी करेगी। मोना ने इस बात पर भी अपनी सास का बड़ी हैरत से मुंह देखा। हाँ मोना, ये काम हमारे यहाँ हमेशा से ही संगीता जी ही करती आई हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे यहाँ भी सब काम वाली ही किया करती है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ही ली थी। अगर तुम्हें ये काम करना पड़े तो तुम कर सकती हो या नहीं। तुम मेरी इस परीक्षा में भी सफल हुई, क्योंकि चाहती तो तुम भी मुझसे कह सकती थी कि हमारे यहाँ काम वाली काम करती है, मैं तो नहीं करूँगी या मुझसे नहीं आता है। मगर तुमने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ मिलकर तुम साफ सफाई करती रही। मीना जी की बातें सुनकर मोना सिर्फ हैरान होने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। क्या ये सिर्फ मेरी परीक्षा थी? मोना ने बड़ी मासूमियत से कहा। तो मीना जी ने उसको प्यार से सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में सफल हुई। यहाँ भी सिर्फ खाना बनाने का काम ही मैं करती थी, बाकी सारे काम संगीता जी ही करती हैं। और मुझे ये बात भी अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे घर भी सारा काम वाली ही करती है और तुम्हारी माँ ज्यादा से ज्यादा खाना ही बना लिया करती हैं। तुम अपने घर का काम ही कम करती थीं, ये मुझे पता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि तुम्हें काम नहीं आता, तुम काम में परफेक्ट थीं, मगर सालू जी ने तुमसे कभी इतना काम करवाया नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितना काम तुम्हारे सर आया वह सब तुमने चुप होकर किया और बहुत अच्छे से किया। मैं बहुत खुश हूँ मोना, जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। लो, मेरी तरफ से ये तुम्हारा इनाम है। उन्होंने सोने के कंगन निकाल कर मोना को देखते हुए कहा, जानती हो ये मेरी सासू माँ के कंगन थे, और जानती हो जिस तरह मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है उसी तरह मेरी सासू माँ ने भी मेरी परीक्षा ली थी। और जिस तरह तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई उसी तरह मैं भी सासू माँ की परीक्षा में सफल हुई थी, और ये सोने के कंगन मुझे उपहार में मिले थे। आज तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई, इसीलिए ये उपहार मैं तुम्हें देती हूँ। ये कहकर उन्होंने मोना के हाथ में कंगन पहना दिए। मोना आज बहुत खुश थी। ऐसी सास को पाकर भला कोई कैसे खुश नहीं होता। आज से तुम्हारा काम सिर्फ खाना बनाने का ही है, और वह भी तुम अकेले नहीं बनाओगी, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। मीना जी ने प्यार से हंसते हुए मोना से कहा। सालू जी ने मोना को फोन लगाया तो मोना अभी सोकर ही उठी थी। उसने माँ को कहा, वह अभी सोकर उठी है, क्या तुम अभी सोकर उठी हो? तुम अपने घर का रूल भूल गई। तुम यहाँ पर 7 बजे उठ जाया करती थी और तुम वहाँ पर अभी 8 बजे सोकर उठी हो। ये सब क्या है मोना? तुम तो कहती थी कि मेरी सास मुझे 5 बजे उठा देती हैं। सालू जी ने डांटते हुए मोना को कहा, माँ आप शांत हो जाइए। आपको आपकी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? आपको ऐसा लगता है कि मैं बिना मीना जी के इजाजत के 8 बजे सोकर उठूंगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं उनकी नाफरमानी करूंगी? मोना ने सालू जी को शांत करते हुए कहा। फिर मोना ने मीना जी की सारी बातें सालू जी को बताईं।
सालू जी भी सुनकर बहुत खुश हुई। माँ का दिल ही ऐसा होता है कि जब वह सुनती है कि उसकी बेटी ससुराल में खुश है, आराम से है, तो उसके दिल को सुकून आ जाता है। अपनी बेटी को देखकर वह भी खुश होती है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि तुम उनकी परीक्षा में सफल हुई। चित्रा जी, विनय जी और उनकी लड़कियां सभी छाया से संतुष्ट हो चुके थे। उन्होंने हर तरीके से छानबीन निकाल ली थी। छाया बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसकी अपनी भाभी से बहुत ज्यादा बनती भी थी, और भाभी से बहुत प्यार और मिलनसार से भी रहती थी। भाभी ने खुद भी उसकी अकेले में भी बहुत तारीफ की थी। यहाँ तक कि विनय तो उसके कॉलेज तक के चक्कर काट आया था और उसके सारे दोस्तों से मिलकर उसकी तारीफें सुनकर आया था। उसके सारे ही फ्रेंड्स ने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी। छाया पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। हमेशा ही उसने स्कूल कॉलेज में टॉप किया है। छाया का मैटर तो हल हो चुका था। छाया से सभी संतुष्ट हो चुके थे। अब बात आती थी ज्योति की कि उसके घर वालों से कैसे मना किया जाए। उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया था। पारुल का कहना था रिश्ता ही तो पक्का किया है, कोई सगाई वगाई तो की नहीं है, तो मना करने में क्या हर्ज है। वैसे तो लोग तो शादियां तक तोड़ देते हैं, सगाई हुई भी तो तोड़ देते हैं। रूपल भी यही कह रही थी, मगर चित्रा जी का कहना था कि अगर मंजू जी पूछेंगी कि किस वजह से मना कर रहे हो तो वह क्या कहेंगी। माँ, आप साफ बात ही करें कि हमें कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है। अभय ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोला जाता। वह लोग क्या सोचेंगे कि हमारी लड़की का रिश्ता पक्का करने के बाद इन्हें दूसरी लड़की पसंद आई है, तो पहले ही पसंद कर लिया होता किसी और लड़की को। चित्रा जी ने अपना अनुभव बताया। आप ऐसा करें माँ कि कह दें कि विनय को कोई और लड़की पसंद आ गई है। पायल ने कहा, नहीं नहीं, इसमें तो विनय की बदनामी होगी कि पहले देखकर ज्योति को चला गया और फिर दूसरी लड़की पसंद कर ली। पता नहीं पहले क्या चक्कर वक्कर होगा। चित्रा जी ने इस बात के लिए भी मना कर दिया। अब सभी अपना अपना दिमाग लगाने लगे कि आखिर क्या वजह बताई जाए इनकार की। हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं और बिना अपनी तरफ से जानकारी निकाले रिश्ते को रिजेक्ट कर देते हैं। किसी और की बातें सुनकर ही गलत नतीजे निकाल लेते हैं। कुछ लोग दूसरों की कही बातों पर पूरी तरह से पूरा यकीन कर लेते हैं, तो वही कुछ लोग बुराई सुनकर सोच लेते हैं कि यही अगर सच हुआ तो आगे कौन जाने क्या हो। महेश के लिए आशा जी कई लड़कियां देख चुकी थीं, लेकिन अब महेश किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो आशा जी को लड़की वालों के घर साथ जाने से भी मना कर देता था। आप ही देख लो माँ और भाभी, बस यही कहकर टाल दिया करता था। अलका उसे हमेशा समझाती, महेश मान जाओ, कोई लड़की पसंद कर लो। देखो माँ जी कितनी परेशान होती हैं। भूल जाओ ज्योति को, वो तुम्हारे नसीब में नहीं थी। भगवान ने उसे तुम्हारे लिए नहीं बनाया था। मगर महेश बस यही कहता, भाभी कोई लड़की पसंद आएगी तो शादी भी कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। उस पर अलका कहती, मुझे लगता है कोई लड़की पसंद आएगी ही नहीं अब तुम्हें। महेश बस भाभी की इस बात पर मुस्कुरा देता। अभी तक कोई फोन वगैरह नहीं आया। माँ आप तो कह रही थी कि समझो पक्का हो गया काम। सुजाता ने अपनी माँ नीलम से फोन पर कहा तो नीलम जी कहने लगी, काम तो पक्का करके आई थी, अब पता नहीं उन लोगों ने विश्वास नहीं किया शायद। नीलम जी के ये कहने पर सुजाता भड़क गई। अब क्या होगा माँ, आपने तो हद ही कर दी। आप तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रही थीं और अब कह रही हैं कि शायद उन लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा। ये सोचो कि ऐसा ना हो कि आपका नाम यहाँ तक आ जाए या सावित्री बुआ तक आपका नाम पहुँच जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? क्या जवाब दोगी आप भी इन सब लोगों को? तुम फिक्र मत करो सुजाता, मैंने इस तरह से उनसे बात की थी कि मुझे विश्वास है कि अगर बात खुली भी तो मेरा नाम कहीं से कहीं तक नहीं आने वाला है। फिर चित्रा जी भी ऐसी नहीं लगती हैं कि वह मेरा नाम लेकर ही बात को खोलेंगे। भगवान से प्रार्थना कीजिए माँ कि ऐसा ना हो। सुजाता ने परेशान होते हुए कहा, माँ सावित्री बुआ का फोन आया है। ज्योति ने माँ को उनके कमरे में आवाज देकर कहा। मंजू जी तुरंत ही व्हील चेयर के सहारे चलती हुई बाहर आ गईं। उन्हें तो वैसे भी सावित्री जी के फोन का कब से इंतजार था। पहले तो मंजू जी ने सावित्री बुआ से सबके हाल चाल पूछे, फिर मुद्दे पर आते हुए कहा, दीदी उन लोगों का कोई जवाब मिला? वो लोग तो रिश्ता करके भूल ही गए। सावित्री जी बड़ी असमंजस में थीं कि कैसे मंजू जी को उनकी कही हुई बातें बताएं। मंजू उन लोगों ने कहकर सावित्री बुआ चुप हो गईं। दीदी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज से कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन कह नहीं पा रही हैं। हाँ मंजू, वह उन लोगों ने ज्योति के रिश्ते के लिए सावित्री जी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे क्योंकि सावित्री जी ही इस रिश्ते को मंजू जी के यहाँ लाने वाली थीं। उन्हें कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मंजू क्या सोचेगी कि पहले दीदी रिश्ता लेकर आईं और ऐसा रिश्ता लेकर आईं कि उन लोगों ने रिश्ता करने के बाद मना कर दिया।
दीदी कहो ना, क्या कहा उन लोगों ने ज्योति के रिश्ते के लिए? बताओ ना दीदी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मंजू जी ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। तो सावित्री जी ने कहा, मंजू ज्योति के रिश्ते के लिए उन्होंने इनकार कर दिया है। सावित्री जी ने जैसे तैसे ये बात मंजू जी को कही। मंजू जी थोड़ी देर तक तो खामोश रहीं, फिर उन्होंने पूछा कि क्या वजह है जो उन्होंने रिश्ता पक्का होने के बाद इनकार कर दिया। मंजू उन्हें अपनी बेटी रूपल की ननद का रिश्ता खुद रूपल की सास ने बता दिया। चित्रा जी ने सोचा कि अगर रूपल की सास को मना करेंगे तो ऐसा ना हो कि रूपल की सास को बुरा लगे। उनकी बेटी के घर का मामला था। रूपल की सास की करीबी रिश्तेदारों की बेटी है छाया, जिसे उन्होंने अब विनय के लिए पसंद किया है। चित्रा जी तुमसे और ज्योति से बहुत ही शर्मिंदा हैं, लेकिन अपनी बेटी के घर की बात थी तो चित्रा जी टाल नहीं पाई। मंजू तुम फिक्र मत करना, ज्योति का रिश्ता जल्दी ही हो जाएगा, सावित्री जी ने मंजू जी को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन मंजू जी फोन काट चुकी थीं। उनका दिल आज बहुत ज्यादा दुखी था। उन्हें सावित्री जी पर भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। सावित्री जी ऐसे लोगों को मेरी बेटी के रिश्ते के लिए लेकर आई कि उन्होंने रिश्ता पक्का होने के बाद भी मना कर दिया। ये कौन सी बात होती है? सलोनी का खुद का भी रिश्ता पक्का ही है, सगाई वगाई कुछ नहीं हुई है। अभी 8 महीने हो गए हैं सलोनी के रिश्ते को, और यहाँ महीना भर भी नहीं हुआ और रिश्ता तोड़ दिया उन लोगों ने। मंजू जी व्हील चेयर से चलती हुई अपने कमरे में आ गईं और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर वह फूट फूट कर रोने लगीं। ज्योति किचन में काम में लगी हुई थी, इसीलिए ज्योति को पता नहीं था कि क्या हुआ है या माँ रो रही है अंदर जाकर। दीप्ति ने जाकर ज्योति को बताया कि दीदी जरूर कोई बात हुई है। माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। सावित्री बुआ से बात करने के बाद और अपने कमरे में जाकर उन्होंने अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया है। ज्योति ने झट से गैस बंद किया और दौड़कर मंजू जी के कमरे के बाहर आकर दरवाजा बजाने लगी। अरे क्या हुआ? इस तरह अचानक गैस बंद करके तुम माँ के कमरे का दरवाजा क्यों बजा रही हो? सुजाता ने ज्योति से पूछा। भाभी वह माँ कुछ परेशान थी और फिर अंदर जाकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है, इसीलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, ज्योति ने परेशान होते हुए कहा। अरे अब इसमें क्या हो गया? काहे कि इतनी बड़ी बात हो गई जो तुम इतना हंगामा कर रही हो? अरे कोई फांसी थोड़े ना लगा लेंगे वो, सुजाता ने बड़ी रुखाई से ज्योति की बात को काटते हुए कहा। मंजू जी ने जब इन दोनों की बात सुनी तो आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। माँ क्या हो गया आपको? ज्योति ने परेशान होकर मंजू जी को पकड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, मंजू जी ने अपने आंसू छुपाते हुए ज्योति से कहा। तुम इस तरह दरवाजा क्यों बजा रही हो? माँ आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आप जानती हैं कि आप मुझसे कुछ भी छुपाओगी तो मैं समझ ही जाऊंगी कि कोई बात है, आप कोई परेशानी में हो। अरे नहीं ज्योति, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ आराम करने के लिए कमरे में आई थी। नहीं माँ, मुझसे आप कुछ नहीं छुपा सकती। आपने सावित्री बुआ से बात की, उसके बाद ही आप परेशान होकर कमरे में आ गईं। और आपने अंदर से दरवाजा क्यों बंद किया था? ज्योति ने मंजू जी को फोर्स करते हुए पूछा। ज्योति कहा ना मैंने, कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आराम करने के लिए कमरे में आ गई थी। मंजू जी ने फिर अपनी बात रखी तो सुजाता भड़क कर कहने लगी। अब ये नौटंकी बंद करो ज्योति और जाकर किचन में काम करो, विराट आने वाले ही हैं, आते ही उन्हें थोड़ी देर बाद खाना चाहिए होता है। हाँ हाँ जाओ ज्योति, तुम जाकर काम करो, मंजू जी ने बुझी हुई आवाज में कहा। ज्योति भी टाइम कम था, भैया आने वाले थे, इसीलिए चुपचाप किचन में चली गई। जल्दी ही उसने सारा काम खत्म किया और खाना लगाने के बाद मंजू जी के कमरे में जाकर मंजू जी को खाना खाने के लिए बुलाने लगी। नहीं ज्योति, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मंजू जी ने कहा। नहीं माँ, ऐसे कैसे भूख नहीं है? आप चलो, आपकी पसंद की सब्जी बनाई है मैंने और आप कहती हैं मुझे भूख नहीं है। हाँ हाँ, मैं सच कहती हूँ ज्योति, मुझे भूख नहीं है, मुझे डाइजेशन की दिक्कत लग रही है। ठीक है माँ, आप मत खाओ, मैं भी नहीं खाती हूँ, ज्योति कहकर उनके पास ही बैठ गई। तो मंजू जी को जबरन खाना खाने के लिए आना पड़ा। तब तक विराट और सुजाता खाना शुरू कर चुके थे। उन्होंने इंतजार करना भी उचित नहीं समझा था। जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खाकर मंजू जी फिर से अपने कमरे में चली गईं। ज्योति ने माँ की हालत देखी और समझ गई थी कि कोई बात जरूर है। माँ कभी इस तरह का बिहेव नहीं करती। ज्योति ने भी बेमन से जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म किया और मंजू जी के कमरे में आ गई। क्या बात है माँ, अब बताओ, अब सुनकर ही आपका पीछा छोड़ूंगी। ज्योति कहा। ना कोई बात नहीं है, मेरे सर में दर्द है, थोड़ा डाइजेशन की परेशानी भी है, बस इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, मंजू जी ने सख्त आवाज से कहा। उनकी इस तरह सख्त आवाज सुनकर ज्योति खामोश हो गई। अच्छा माँ, आप आराम करो, मैं आपको दूध दे देती हूँ, साथ में सर दर्द की टेबलेट भी देती हूँ
और आपका वह पेट साफ करने वाला चूर्ण भी खा लो। कहकर ज्योति किचन में चली गई और दूध भरकर गिलास और सर दर्द की टेबलेट और चूर्ण लेकर वापस लौटी। ये लो माँ, ये सर दर्द की टेबलेट है और ये दूध और ये चूर्ण खा लेना आप। हाँ हाँ मैं खा लूंगी, तुम रख कर चली जाओ, मंजू जी ने फिर थोड़ा रूखाई से कहा। ज्योति उनके इस व्यवहार से हैरान थी। ज्योति माँ की इस हालत से परेशान थी और रात भर सो नहीं सकी और यही सोचती रही कि आखिर माँ इतनी परेशान क्यों है और क्यों इस तरह का व्यवहार कर रही है। उसको लग रहा था कि सावित्री बुआ से बात करने के बाद ही माँ परेशान हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बात मेरे रिश्ते को लेकर हुई हो और माँ उसी बात से परेशान हो। चित्रा जी को जब कोई बहाना नहीं सूझा तो उन्होंने सावित्री से यही कह दिया कि रूपल की सास ने ये रिश्ता बताया है और इनके दूर की रिश्तेदार के करीबी लड़की है, ताकि सावित्री जी को भी बुरा न लगे कि पहले रिश्ता ज्योति से भी कर लिया और उसके बाद अब ना कर रहे हैं। चित्रा जी को यही सही लगा कि यही कहने में सावित्री जी और मंजू जी को बुरा नहीं लगेगा। वह लोग सोचेंगे कि बेटी के ससुराल का मामला है। छाया से रिश्ता हो जाने पर विनय बहुत खुश था। छाया उसको पूरी तरह अपने मयार की लड़की लगी थी। लड़के को या लड़के के घर वाले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर किसी लड़की का रिश्ता रिजेक्ट होगा तो उस लड़की के दिल पर क्या गुजरेगी। बेवजह ही लोग पूछते फिरेंगे कि रिश्ता क्यों टूटा। यहाँ तक कि अब कोई रिश्ता भी उसके लिए आएगा तो उन लोगों को पहले रिश्ता टूटने का पता चलेगा तो वह लोग भी पहले यही पूछेंगे कि पहले वाला रिश्ता क्यों टूटा, क्या कारण था। और कारण भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन लोग अपनी सोच के अनुसार ही नतीजे निकाल लेते हैं। यही बात मंजू जी को भी परेशान किए जा रही थी। वह बस चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, सोच रही थी ज्योति को जब पता चलेगा तो उसको कैसा महसूस होगा, क्या सोचेगी वह, कितना दुख होगा उसे। ज्योति बहुत परेशान थी मंजू जी को लेकर। उसने दीप्ति को भेजकर सालू आंटी को बुलवाया। सालू जी जब आईं तो ज्योति ने उससे कहा कि पता नहीं क्यों परेशान हैं और रात से ही अपने कमरे में हैं। उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है आंटी कि आप माँ से अच्छी तरह घुली मिली हैं। आप पूछो कि क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ सावित्री बुआ से बात करने के बाद से ही परेशान हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आंटी कि कहीं मेरे रिश्ते की तो कोई बात ऐसी नहीं है जो माँ उसे सुनकर परेशान है। सालू जी ने ज्योति के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटी तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाकर मंजू जी से मिलती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आखिर बात क्या है। सालू जी मंजू जी के कमरे में आईं। मंजू जी बिल्कुल चुपचाप बैठी थीं। क्या हुआ मंजू, इतना परेशान और चुपचाप क्यों बैठी हो। सालू जी ने कमरे में आते ही मंजू जी से कहा। मंजू जी सालू जी को देखते ही भावुक हो गईं, क्योंकि सालू जी से उनकी अच्छी बनती थी। कई सालों से वह दोनों पास पास ही रह रही थीं और अपने सुख दुख की हर बात एक दूसरे को बताती थीं। सालू कहकर मंजू जी रोने लगीं तो सालू जी ने उन्हें गले लगा लिया। क्या बात है मंजू, मुझे बताओ, उन्होंने प्यार से मंजू जी से पूछा। सालू, उन लोगों ने ज्योति के रिश्ते के लिए मना कर दिया। हिचकियों के साथ मंजू जी ने सालू जी को बताया। बाहर खड़ी ज्योति मंजू जी की बात सुनकर शॉक्ड हो गई। शॉक्ड तो सालू जी भी कुछ वक्त के लिए हो गई थीं, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। अभी मंजू को संभालना जरूरी है, उसे समझाना जरूरी है। ये सोचकर उन्होंने अपने आप को संभाला और मंजू जी से कहने लगी, अरे इस बात के लिए तुम इतनी परेशान हो, हमारी ज्योति में क्या कोई खराबी है जो उसका अब फिर से रिश्ता नहीं होगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो। मंजू, इस तरह रोने से क्या होगा, तुम्हें पता है ज्योति कितनी परेशान है तुम्हारी हालत देखकर, और तुम इस तरह रोगी तो ज्योति को कौन समझाएगा। दुख तो उसे भी होगा ना ये सुनकर। सालू जी ने मंजू जी को समझाते हुए कहा। सालू, इसी बात का ज्यादा दुख है, मेरी बच्ची का क्या होगा। ये सुनकर मंजू जी अब भी रो रही थीं। कुछ नहीं होगा माँ, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि इतनी जल्दी टूट जाऊं, पीछे से ज्योति ने आकर कहा। तो मंजू जी उसे हैरत से देखने लगीं। लो पानी पियो माँ, क्या ये रिश्ता नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी। क्या इसके बाद कोई और रिश्ता मेरे लिए आएगा ही नहीं। देखो माँ, अभी तो मैं कम उम्र हूँ, बूढ़ी थोड़े ना हो गई हूँ। ज्योति ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा। वो भी मंजू जी को दिलासा दे रही थी। हाँ मंजू, ज्योति बेटी बिल्कुल ठीक ही कह रही है। देखो कम उम्र में भी हमारी ज्योति कितनी समझदार है। सुजाता भी बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी, दिल ही दिल में खुश होते हुए। झूठी तसल्ली सास को देने के लिए कमरे में आकर बोली, माँ इस बात को लेकर आप इतनी परेशान हो कल से। माँ, हमारी ज्योति तो रंग रूप में, गुणों में, हर बात में परफेक्ट है। देखना जल्दी ही हमारी ज्योति के लिए कोई और उससे भी अच्छा रिश्ता आ जाएगा। ज्योति दुखी तो थी, मगर वो अपना दुख अंदर ही समेटे हुए थी। एक लड़की की भावनाएं बहुत ही नाजुक होती हैं, जरा में वो टूट जाती हैं
ज्योति भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। समझौतों की भीड़ भाड़ में उससे रिश्ता टूट गया। इतने घुटने टेके हमने, आखिर घुटना टूट गया। देख शिकारी, तेरे कारण एक परिंदा टूट गया। पत्थर का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन शीशा टूट गया। ज्योति ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी रिश्ता टूट भी जाएगा। वो खुद ऐसी नहीं थी कि वो किसी का दिल तोड़े, मगर किसी और का क्या, उसे तो हक है दिल तोड़ने का। वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर फिर भी दिल पर जख्म के निशान तो रह ही जाते हैं। और जब दिल टूटता है तो अरमान रह जाते हैं। मंजू जी के ज्योति जी की जल्दी के शादी के अरमान दिल में रह गए थे। अब फिर से रिश्ता तलाश करना, रिश्ता अच्छा लगना, तय होना बहुत वक्त था। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। अगर ये रिश्ता अभी नहीं टूटता तो कुछ और वक्त के बाद टूटता तो वह और भी बुरा होता, और भी ज्यादा दिल टूटता, और भी कई दुख ज्योति को और मंजू जी को झेलने होते। एक बार रिश्ता टूट जाता है तो फिर दोबारा नहीं जुड़ पाता। कोई नजरों से उतर जाता है अगर तो दोबारा नहीं चढ़ पाता। ऐसे रिश्तों का टूट जाना ही अच्छा है जो मजबूत ना हो, क्योंकि रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। ज्योति अपने कमरे में आकर तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। कोई रिश्ता जब खामोशी से टूट जाता है तो साथ में कोई ना कोई एक शख्स भी टूट जाता है। सुजाता, जीतू के लिए कल लड़की देखने चलना है, नीलम जी ने सुजाता को फोन पर कहा। तो सुजाता हैरत से पूछने लगी, लेकिन माँ, आप तो कह रही थी कि जीतू की शादी अभी 5 साल तक नहीं करूंगी, पहले उसे बाहर भेजूंगी, थोड़ा कमा कर आ जाएगा, उसके बाद ही इसकी शादी करेंगे। हाँ बेटा, सोचा तो यही था, मगर इसने पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये तो जिद करके बैठा है, पहले मेरी सुमन से सगाई करवाओ, उसके बाद ही बाहर जाऊंगा। नीलम जी ने खींचकर कहा। सुमन? माँ, ये सुमन कौन है? सुजाता ने फिर हैरत से पूछा। अरे, खुद ने ही कोई लड़की पसंद कर ली है और अब जिद कर रहा है कि जाकर देख कर आओ, सब बहनों को भी लेकर जाओ साथ में, और शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब एक ही बेटा है, इसकी बात मानना ही पड़ेगी, वरना अगर ये कुछ कर लेगा तो हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। नीलम जी ने बहुत परेशान होकर कहा। माँ, इसमें टेंशन वाली क्या बात है, आप शादी तो वैसे भी किसी न किसी से करेंगी ही, तो सुमन ही सही, उसकी पसंद की दुल्हन आएगी तो वह उसके साथ खुश होकर रहेगा। सुजाता ने माँ से कहा। तो फिर नीलम जी ने कहा कि परेशानी वाली बात और कोई नहीं है, बात ये है कि सुमन की जाति दूसरी है और वह अपनों से छोटी जाति के लोग हैं। सारा खानदान थू थू करेगा, सभी कहेंगे कि इतनी छोटी जाति के लोगों में रिश्ता जोड़ दिया अपने इकलौते बेटे का। नीलम जी ने रोनी सी आवाज में कहा। क्या माँ, आप भी ना, ऐसी लड़की से रिश्ता करने की जगह तो उसे साफ मना कर दिया होता, कोई कुछ नहीं करता, सब धमकी है उसकी। सुजाता ने समझाते हुए माँ को कहा। बेटी जवान खून है, कौन जाने प्यार के चक्कर में कभी कुछ कर भी ले। वैसे भी कई बार सुना है कि कितनों ने खुदकुशी कर ली, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर। सुजाता को फिर से नीलम जी ने समझाते हुए कहा। चलो माँ, ठीक है, कल मैं आती हूँ, हम सब मिलकर पहले सुमन को देख कर आएंगे, कोशिश करेंगे, हो सकता है जीतू मान जाए। सुजाता ने नीलम जी से कहा। हाँ, मैंने उन चारों बहनों को भी यही कहा है कि तुम लोग आकर जीतू को समझाना, हो सकता है कि तुम पांचों मिलकर जीतू को समझाओ तो उसकी समझ में आए। सुजाता बहुत परेशान थी। जीतू ने ये क्या किया, अपनी ही पसंद से लड़की भी ढूंढ ली और वह भी नीची जाति की। उसने नायरा को फोन लगाया। दीदी, माँ की बात सुनी, माँ क्या कह रही थी, पता चला कुछ? हाँ, पता चल गया, जीतू ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और जिद करके बैठा है कि वही शादी करूँगा। नायरा ने बताया तो सुजाता ने कहा। दीदी, मुझे तो इस बात की टेंशन है कि जीतू ने नीची जाति की लड़की पसंद की है। अगर हम नीची जाति की लड़की को अपने घर में ब्याह कर लाएंगे तो ससुराल वाले भी हम लोगों के क्या सोचेंगे। हाँ, तू सही कहती है सुजाता, मैं भी यही सोच रही थी कि ये लोग पूछेंगे तो क्या बोलूँगी, क्या जवाब दूंगी। कहूँगी अगर लड़की नीची जाति की है तो इन लोगों को कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। फिर ये भी नहीं कह सकते कि जीतू ने खुद पसंद की है, ये भी सुनकर ये लोग सोचेंगे कि भाई इतना बेशर्म है, खुद ही लड़की पसंद कर ली और खुद ही शादी की बात कर रहा है और जान देने की धमकी दे रहा है। तू जानती है मेरे ससुराल वालों को, मेरे ससुराल वाले इतने खुले विचारों के लोग नहीं हैं और जात बिरादरी की तो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। नायरा ने अपना दुखड़ा रोया। हाँ दीदी, मैं भी तो यही सोच रही थी, सुजाता ने भी परेशान होकर कहा। जब सुजाता दूसरे दिन तैयार होकर अपने घर जाने लगी तो उसने विराट को कहा, मुझे घर छोड़ दोगे ना? विराट ने कहा, अचानक घर, कुछ काम है क्या? हाँ, वो जीतू के लिए लड़की देखने जाना है।
सुजाता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, अरे मगर अभी तो तुमने कहा था कि जीतू की शादी अभी 5 साल नहीं करेंगे, पहले उसे बाहर भेजेंगे। विराट ने उसे याद दिलाते हुए कहा, हाँ वो उसके लिए किसी ने लड़की बताई है तो माँ ने सोचा कि लड़की देख लेते हैं। अगर लड़की अच्छी है, घर बार अच्छा है तो अभी सिर्फ सगाई कर देंगे, फिर 5 साल बाद जब जीतू बाहर से वापस आएगा तब शादी कर देंगे। यही बात मंजू जी ने भी सोची कि अभी तो नीलम जी खाने पर आई थी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि जीतू की शादी को लेकर। अभी 5 साल जीतू की शादी नहीं करूंगी, उम्र भी कम ही है, अभी पहले बाहर भेजूंगी, अच्छा कमा कर लाएगा, यहाँ आकर कोई काम अपना धंधा खोल लेगा, उसके बाद ही देखूंगी कोई अच्छी लड़की। अभी कोई परमानेंट काम धंधा तो है नहीं उसका, बाहर चला जाएगा, थोड़ा कमा कर लाएगा। अब क्या हो गया, अभी से लड़की देखने की और सगाई करने की क्या वजह है? फिर अभी से सगाई की तो 5 साल तक भला कौन ठहरेगा? 5 साल का तो बहुत लंबा अरसा है। सुजाता जब अपने घर पहुंची तो चारों बहनें आ चुकी थीं और चारों जीतू को घेर कर बैठी थीं, उसे तरह तरह से समझा रही थीं। सुजाता ने भी जीतू को समझाने की कोशिश की, जीतू थोड़ा सोचो तो सही कि अगर नीची जाति की लड़की बहू बनकर आएगी इस घर में तो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, हमारे ससुराल वाले क्या कहेंगे लोग? थोड़ा सोचो तो सही, हम बहनों के ससुराल में लोग तुम्हारे ऊपर कितनी बातें बनाएंगे, तुम्हारी वजह से हमें कितनी बातें सुनने को मिलेंगी। मगर जीतू के ऊपर तो इश्क का भूत सवार था, वह किसी की बात सुनने को या मानने को तैयार नहीं था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बहनों के ससुराल में क्या क्या बात बनाएंगी। मैंने कह दिया है मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुमन से, नहीं तो सारी जिंदगी कुंवारा रहूंगा या अपने आप की जिंदगी खत्म कर लूंगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ। और रही बात लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे या तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। 4 दिन सब बोल लेंगे फिर सब भूल जाएंगे और मैं सुमन के खातिर तो सब कुछ छोड़ सकता हूँ। जिसको ये बात बुरी लगे या जो मुझसे मिलना ना चाहे तो वह मुझसे ना मिले। सुजाता ने बेबस होकर नीलम जी की तरफ देखा, जीतू तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अपने माँ बाप का तो सोचो, अपने माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी, लोग उन्हें भी बातें बनाएंगे, तरह तरह के लोग उन्हें ताने देंगे। दीदी अब कह देता हूँ कुछ मत बोलो, आप सब लोग चुप ही रहो। अगर आप लोगों को नहीं जमता तो मत चलो मेरे साथ लड़की देखने, मैं खुद ही जाकर सुमन के घर वालों से बात कर लूंगा, ठीक है? अगर तुम्हारा यही फैसला है तो हम 5 बहनें तुम्हारी शादी में और सगाई में शामिल नहीं होंगे। सुजाता ने जीतू को धमकी देते हुए कहा, क्योंकि सुजाता ने सोचा था कि शायद जीतू धमकी से पिघल जाएगा, लेकिन जीतू तो पूरी तरह ठान कर बैठा था, वह किसी भी बात पर नहीं पिघलेगा। उसको तो वैसे भी सुमन के सिवा कोई भी नजर नहीं आ रहा था, ना बहनें ना माँ बाप। ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी शामिल मत होना मेरी शादी और सगाई में। अभी कह दो कि तुम मेरे साथ सुमन के घर चल रहे हो या मैं चला जाऊं खुद ही। जीतू ने कहा तो 5 बहनें एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। फिर नीलम जी ने सबको समझाया कि चलो चलकर देखते हैं सुमन को, हो सकता है कि कोई बहाना निकल आए उसको देखने के बाद जिससे जीतू को हम मना सकें। सुमन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, दुबली पतली सुमन, गोरा रंग, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, छोटे छोटे मगर खूबसूरती से सलीके से कटे हुए घने और सिल्की बाल जिन्हें उसने पूरी तरह खुला छोड़ रखा था, हल्का फुल्का मेकअप, ब्लैक कलर की कुर्ती पर व्हाइट प्रिंट और उसके साथ व्हाइट लेगी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। सुमन बिना दुपट्टे ओढ़े वह सबके सामने आ गई। ये बात बिल्कुल भी नीलम जी को और 5 बहनों को पसंद नहीं आई, मगर जीतू की आंखों में खुशी की चमक थी। नीलम जी ने उससे पूछा कि कितनी पढ़ी हो, क्योंकि जीतू भी ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, ओनली 10th पास ही था, लेकिन सुमन कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था। सुनकर नीलम जी और 5 बहनों को भी आश्चर्य हुआ कि एक ग्रेजुएशन करने वाली लड़की ने 10th पास लड़के को कैसे पसंद कर लिया। सुमन के माता पिता भी पढ़े लिखे थे, वह जाति पाति को महत्व नहीं देते थे, और वैसे भी उनकी बेटी कौन सा उनसे नीची जाति के लोगों में जा रही थी, उनसे ऊंची जाति के ही लोग थे जीतू और उसके परिवार वाले, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और पढ़ाई के अलावा क्या क्या आता है आपको? नायरा ने सुमन से पूछा। देखो जी, हमारी बेटी पढ़ाई में लगी हुई है, अभी तक पढ़ाई के अलावा इसे घर का कोई काम नहीं आता, सुमन जी की माँ पल्लवी ने कहा। मगर ससुराल में सिर्फ पढ़ाई थोड़े ना चलेगी, आंटी अनाया ने कहा। अरे हमने ये थोड़ी ना कहा है कि हम सिखाएंगे भी नहीं, अभी शादी के तो काफी वक्त रहेगा, सब सीख जाएगी, पढ़ाई पूरी हो जाए। पढ़ाई को तो वैसे भी अभी 3 साल और हैं, पल्लवी जी ने थोड़ा बुरा मानते हुए कहा, जिस पर जीतू तपाक से बोला,
कोई बात नहीं, काम का क्या है, काम तो काम वाली बाई भी कर लेगी। नीलम जी ने जीतू को घूरा, जिसका जीतू पर कोई असर नहीं हुआ। और आप क्या पसंद करती हैं? सुजाता ने पूछा। मुझे घूमने का बहुत शौक है, नई नई जगहों पर, और मुझे पहनने ओढ़ने का भी बहुत शौक है। सुमन ने इस तरह चहककर बताया जैसे अपनी बहुत ही अच्छी पसंद बता रही हो। और किचन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्या? सनाया भी पीछे नहीं रही, उसने भी सुमन से दिल की बात पूछ ही ली। नहीं, सुमन ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। तो पांचों बहनें और नीलम जी एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। आप इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं या कुछ और? नताशा ने पूछा, जो कि कब से उसके बिना दुपट्टे के बैठने पर मन ही मन ऐतराज कर रही थी। नहीं, मुझे जीन्स टॉप पहनना, स्कर्ट टॉप पहनना, फ्रॉक पहनना भी बहुत पसंद है, सुमन ने जवाब दिया। तो फिर से नायरा ने पूछा, आप ये सब पहनते होंगी कॉलेज में? जी हाँ, कॉलेज में तो ये सब चलता है ना, बाकी सारी लड़कियां भी इसी तरह की ड्रेस पहनकर आती हैं। कौन से कॉलेज में हैं आप? सुजाता ने पूछा। कहानी का आखिरी भाग अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।